नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह गांधी द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी की द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट की यह भाग 4 का पहला वीडियो है, जो कि हम 1 से 7 तक देखेंगे। इस वीडियो में पहले देखिए निष्फल प्रेम से देखेंगे, 7 नंबर मिट्टी और जल उपचार के प्रयोग तक देखेंगे। ये चौथा भाग का पहला वीडियो है। निष्फल प्रेम पहला देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर चैम्बरलिन दक्षिण अफ्रीका से 3.5 करोड़ पाउंड का उपहार लेने और अपने देशवासियों यानी अंग्रेजों और बोअर का दिल जीतने आए थे। इसीलिए उन्होंने भारतीय शिष्टमंडल को अनदेखा किया। उनके प्रति उनका व्यवहार ठंडा रहा। आप जानते हैं, उन्होंने कहा, इंपीरियल सरकार का स्वशासित उपदेशों, सेल्फ गवर्नेंस, कॉलोनीज पर बहुत कम नियंत्रण है। आपकी तकलीफ़ें वास्तविक है। मुझसे जो कुछ हो सकेगा वह मैं करूँगा, लेकिन यदि आप उनके बीच रहना चाहते हैं तब आप लोगों को यूरोपियन लोगों को खुश और शांत करने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी। इस जवाब ने शिष्टमंडल के सदस्यों की इच्छाओं पर पानी फेर दिया। मैं बहुत हताश था। यह सब हमारी आंखें खोलने जैसा था। मैंने देखा कि हमें फिर अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए। मैंने इन परिस्थितियों से अपने सहयोगियों को अवगत कराया। मिस्टर चैम्बरलिन के जवाब में वास्तव में कोई गलती नहीं थी। यह अच्छा था कि उन्होंने विषय जो ज़्यादा खोदा नहीं। उन्होंने हमें बड़े सौम्य तरीके से बताया कि शक्तिशाली का शासन और तलवार का कानून सही होता है, लेकिन हमारे पास तलवार तो थी ही नहीं। हमारे पास न तो हिम्मत थी और न ही इतनी ताकत कि इस तलवार की चोट सह सकते। मिस्टर चैम्बरलिन ने उपदेश को बहुत कम समय दिया। यदि श्रीनगर के केपटाउन की दूरी 1900 मील है, तो डरबन के केपटाउन की 1100 से कम नहीं थी, और मिस्टर चैम्बरलिन को तूफान की गति से इतनी लंबी दूरी को पार करना था। नेटल से वे जल्दी ट्रांसवाल गए। मुझे भारती के लिए केस को तैयार करना था और उन्हें देना भी था, लेकिन मैं प्रिटोरिया कैसे जाता? हमारे लोग इस स्थिति में नहीं थे कि वे जरूरी कानूनी सुविधा का इंतजार कर पाते, जिससे मैं उन तक समय पर पहुंच सकूं। युद्ध ने ट्रांसवाल को भयावह जंगल बना दिया था। वहां न तो वस्तुएं और न ही कपड़े आदि उपलब्ध थे। वहां ज़्यादातर दुकानें या तो खाली थी या बंद और अपने खुलने या सामान से भरे जाने का इंतजार कर रही थी। लेकिन इसमें समय लग सकता था। यहाँ तक कि शरणार्थियों को भी वापस जाने की इजाज़त नहीं मिलती जब तक दुकानें सामानों से भर नहीं जाती। इसलिए हर ट्रांसवाल के निवासी को परमिट लेना पड़ता था। यूरोपियों को परमिट मिलने में कोई कठिनाई नहीं झेलनी पड़ती थी, लेकिन भारतीयोों के लिए यह बहुत कठिन था। युद्ध के समय भारत और सिलोन यानी श्रीलंका से बहुत से अंग्रेज और सिपाही दक्षिण अफ्रीका आए थे, और यह ब्रिटिश अधिकारियों का कर्तव्य था कि वे उन्हें वहां रहने की सुविधा उपलब्ध कराएं। उन्हें किसी भी तरह उस स्थिति में नए अफसरों की नियुक्ति करनी थी, और ये अनुभवी व्यक्ति उनके काफ़ी कम काम आए। उनमें से कुछ की त्वरित सरलता ने एक नया विभाग बनाया। यह उनकी संसाधन क्षमता को दिखा रहा था। वहाँ निग्रो के लिए एक विशेष विभाग था, तो एशिया के लोगों के लिए एक विभाग क्यों नहीं होना चाहिए? इस तर्क में काफ़ी दम था। जब मैं ट्रांसवाल पहुंचा, यह नया विभाग पहले से ही खुल चुका था और धीरे धीरे अपने पंख फैला रहा था। अधिकारी जो शरणार्थियों को परमिट दे रहा था, वह शायद सभी को दे सकता था, लेकिन वह ऐसा एशिया के लोगों के लिए कैसे कर सकता था जब तक नया विभाग इससे हस्तक्षेप न करे?
और यदि परमिट नए विभाग की सिफारिश पर दिए जाएंगे तब परमिट अधिकारियों की जिम्मेदारियों और कार्यों का बोझ कुछ कम हो सकता था। वास्तव में नया विभाग अपने काम के लिए कुछ बहाना चाहता था और लोगों को धन चाहिए था। यदि कोई काम नहीं होता तब विभाग की जरूरत नहीं होती और उसे बंद कर दिया जाता। इसीलिए उन्होंने अपने लिए वहाँ यह काम खोज लिया। भारतीयों को इसी विभाग में आवेदन करना था। जवाब मिलने में कई दिन लगते और क्योंकि वहाँ काफ़ी संख्या में लोग ट्रांसवाल जाना चाहते थे, वहाँ दलालों या मध्यस्थता करने वालों की फौज खड़ी हो गई, जो अफसरों के साथ मिलकर गरीब भारतीयों को हजारों में लूट रहे थे। मुझे बताया गया कि बिना किसी प्रभाव के कोई परमिट नहीं मिल सकता था और कुछ मामलों में प्रभाव होने के बावजूद उसे 100 पाउंड देने पड़ेंगे और उसे यह सहना ही पड़ेगा। इस तरह वहाँ मेरे लिए कोई रास्ता नहीं खुला था। मैं अपने एक पुराने मित्र के पास गया जो डरबन का पुलिस का सुपरिटेंडेंट था और उसे कहा, कृपा करके मेरा परिचय परमिट अफसर से कराएं और उसने उससे मुझे परमिट दिलवाने में सहायता करें। आपको पता है कि मैं ट्रांसवाल का निवासी रह रहा हूँ। उन्होंने तुरंत अपना हैट पहना और मेरे साथ चलकर आए और मुझे परमिट दिलवाया। ट्रेन को शुरू होने में मुश्किल से 1 घंटा ही बचा था। मैंने अपना सामान तैयार रखा था। मैंने सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर को धन्यवाद दिया और प्रिटोरिया के लिए निकल पड़ा। मुझे अब काफ़ी कुछ अंदाज हो गया था कि आगे मुझे किस तरह की परेशानियां आ सकती थी। प्रिटोरिया पहुंचकर मैंने मेमोरियल लिया। मुझे याद नहीं कि डरबन में कभी भारतीयों को पहले से ही प्रतिनिधियों के नाम देने के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ नया विभाग था और उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था। प्रिटोरिया के भारतीयों को पहले से ही पता चल गया था कि यहाँ वह अधिकारी मुझे उससे शामिल नहीं करना चाहेगा। इसको बताने के लिए एक अलग अध्याय की जरूरत होगी। यह घटना बहुत कारक थी, लेकिन काफ़ी रोचक भी थी। अगला देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। एशिया के निरंकुश शासक। नए विभाग के अधिकारी जो शीर्ष स्थानों में बैठे हुए थे, वे अचंभित थे कि मैं कैसे ट्रांसवाल में प्रवेश कर सकता था। उन्होंने उन भारतीयों से पूछा जो उनसे मिला करते थे, लेकिन वे कुछ भी यकीन के साथ नहीं बता पाए। अधिकारियों ने इसका निष्कर्ष यही निकाला कि शायद मैं किसी बिना परमिट के और अपने पुराने संबंधों की वजह से यहाँ आ गया हूँ। यदि ऐसा मामला है तो मुझे गिरफ्तार किया जा सकता था। युद्ध समाप्ति के बाद यह काफ़ी सामान्य तरीका था कि उस समय की सरकार को कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाएं। दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसा ही था। सरकार ने पीस प्रिजर्वेशन आर्डिनेंस शांति संरक्षण अध्यादेश लागू किया था, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि बिना परमिट के ट्रांसवाल में प्रवेश करेगा तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता था। मुझे इस आदेश के अनुसार गिरफ्तार करने पर विचार हुआ, लेकिन किसी को मुझसे परमिट मांगने की हिम्मत नहीं हुई। जाहिर है अधिकारी ने डरबन में टेलीग्राफ भेजा था और जब उन्हें पता चला कि मैंने परमिट के साथ ट्रांसवाल में प्रवेश किया था तो उन्हें बहुत निराशा हुई, लेकिन वे इतनी जल्दी हताशा होने वाले में से नहीं थे। यद्यपि मैं ट्रांसवाल में प्रवेश करने में सफल हो गया था, तथापि वे फिर भी मुझे मिस्टर चैम्बरलिन से मिलने के लिए रोक सकते थे। इसीलिए समुदाय को उन प्रतिनिधियों की सूची देने के लिए कहा गया जो शिष्टमंडल के सदस्य मनोनीत किए गए थे। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को सब जगह
देखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर अंदर ही अंदर अफसर किस तरह के गंदे काम कर रहे थे इससे जिससे मैं भारत में पहले से ही परिचित था, लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा इसकी मैंने आशा नहीं की थी और न ही मैं इसके लिए तैयार था। दक्षिण अफ्रीका में सार्वजनिक विभाग लोगों के कल्याण के लिए होते थे और वे जनता की राय के प्रति जिम्मेदार थे। इसीलिए जो भी अधिकारी यहाँ का प्रभारी होता था वह तमीज़ और नम्रता के साथ पेश आता था और अश्वेत लोगों को भी उससे फायदा रहता था। एशिया से आए अधिकारी अपने साथ वहाँ की निरंकुशता और अन्य आदतें भी साथ लाए। दक्षिण अफ्रीका में एक जिम्मेदार सरकार या जनतंत्र होता था, जबकि अब जो एशिया से आए वह एक शुद्ध और सादी तानाशाही थी, क्योंकि एशिया के देशों में कोई जिम्मेदार सरकार नहीं थी। यहाँ विदेशियों का राज था जो उन पर शासन कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में यूरोपियन यहाँ आकर बसे अप्रवासी थे। वे दक्षिण अफ्रीका के नागरिक बन गए थे और उनका विभागों के अफसरों पर नियंत्रण था, लेकिन अब एशिया के अनियंत्रित अधिकारी वहां आ गए थे और भारतीय अपने को शैतान और गहरे समुद्र के बीच फंसा हुआ पा रहे थे। मुझे इस निरंकुश शासन का अंदाज था। पहले मुझे विभागाध्यक्ष के पास बुलाया गया, जो सिलोन का एक अधिकारी था। मैं यहाँ यह कहकर अतिशयोक्ति बयान नहीं कर रहा हूँ कि मुझे मुखिया के पास बुलाया गया था। मैं यहाँ स्पष्ट करूँगा कि मुझे कोई लिखित आदेश नहीं मिला था। भारतीय नेताओं को अक्सर एशिया के अफसरों से मिलना पड़ता है। इनमें से एक स्वर्गीय सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद भी थे। मुख्य अधिकारी ने उनसे पूछा कि मैं कौन था और वहाँ क्यों गया था। ये हमारे सलाहकार हैं, तैयब सेठ ने कहा, और हमारे निवेदन पर यहाँ आए हैं। फिर हम यहाँ क्यों हैं? क्या हमें आपकी सुरक्षा के लिए नहीं रखा गया है? गांधी को यहाँ की परिस्थितियों के बारे में क्या पता है? उस निरंकुश अधिकारी ने पूछा। तैयब सेठ ने उस आरोप का उत्तर अपनी तरफ से उपयुक्त रूप से दिया। हाँ, हम जानते हैं आप यहाँ हैं, लेकिन गांधी हमारे आदमी हैं। वे हमारी भाषा समझते हैं और हमें भी। आप तो आखिरकार एक अधिकारी हैं। साहब ने तैयब सेठ को मुझे उसके पास लाने के लिए कहा। मैं तैयब सेठ और अन्य के साथ अफसर से मिलने पहुंचा। हमें किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। हम लोग खड़े रहे। आप यहाँ क्यों और किस लिए आए हैं? साहब ने पूछा। मैं यहाँ अपने देशवासियों के लिए निवेदन पर उन्हें अपनी सलाह द्वारा सहायता देने आया हूँ, मैंने जवाब दिया। लेकिन क्या आपको पता नहीं है कि आपको यहाँ आने का अधिकार नहीं है? आपको परमिट गलती से दिया गया है। आपको भारतीय निवासी नहीं समझा जा सकता है। आपको वापस जाना चाहिए। आप चैम्बरलिन का इंतजार नहीं करेंगे। यहाँ ये एशिया का विभाग भारतीयों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से खोला गया है। आप जा सकते हैं। इसके साथ उसने बिना किसी जवाब देने का अवसर दिए मुझे गुड बाय कहा, लेकिन उसने मेरे साथियों को रोक लिया, उन्हें अच्छी तरह से डांटा और मुझे वापस भेजने की सलाह दी। वे गुस्से से भरे लौटे। अब हमारे सामने अप्रत्याशित स्थिति थी। तीसरा देखें, अपमान का घूंट पिया। इस अपमान ने मुझे होशियार बनाया, क्योंकि पहले भी मैं इस तरह की कई बेइज्जतियों से गुजर चुका था। इसीलिए मैंने इस नई बेइज्जती को भूलने का निर्णय लिया। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए और बिना इससे अप्रभावित हुए मैंने केस के बारे में तटस्थता से सोचना शुरू किया। हमारे पास एशिया विभाग के मुखिया का पत्र इसके बारे में था, क्योंकि पहले मैं डरबन में मिस्टर चैम्बरलिन से मिल चुका था। इसीलिए उन्हें उस शिष्टमंडल से
मेरा नाम हटाना जरूरी लगा, जो मिस्टर चैम्बरलेन से मिलने वाला था। इस पत्र को देखकर मेरे सहयोगी अपने आपे से बाहर हो गए। उन्होंने मिस्टर चैम्बरलेन से मिलने का विचार ही त्यागने का प्रस्ताव दिया। मैंने उनका ध्यान अपने समुदाय की अजीब स्थिति की ओर दिलाया। मैंने उनसे कहा, यदि आप लोग अपना केस मिस्टर चैम्बरलेन के सामने नहीं रखेंगे तब ऐसा समझा जाएगा जैसा आपका कोई केस ही नहीं है। आखिर हमें अपना अभ्यावेदन लिखित में करना है और इसे हम तैयार करेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसे मैं पढूं या कोई और पढ़े। मिस्टर चैम्बरलेन इस विषय पर हमसे कोई तर्क वितर्क नहीं करेंगे। मुझे लगता है हमें इस अपमान के घूंट को पी जाना चाहिए। मैंने कहना मुश्किल से ही खत्म किया था कि तैयब सेठ चिल्लाकर बोले, क्या आपकी बेइज्जती हमारे समुदाय की बेइज्जती नहीं है? हम कैसे भूल सकते हैं कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं। हाँ, हम एकदम सच हैं, मैंने कहा, लेकिन समुदाय को भी इस तरह के अपमान को सहना पड़ेगा। क्या हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प है? चाहे जो कुछ हो जाए, हम इस नए अपमान को क्यों सहें? इससे बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है। क्या हमारे पास खोने के लिए कोई अधिकार है? तैयब सेठ ने पूछा। यह एक जोश भरा जवाब था, लेकिन इससे क्या लाभ था? मुझे समुदाय की सीमाओं का अंदाजा था। मैंने अपने मित्रों को शांत किया और उन्हें सलाह दी कि मेरी जगह वे मिस्टर जॉर्ज गॉडफ्रे को ले जाएं, जो बैरिस्टर हैं। इस प्रकार मिस्टर गॉडफ्रे ने शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। मिस्टर चैम्बरलेन ने मेरे नाम को हटाए जाने पर कहा कि एक ही प्रतिनिधि बार बार प्रतिनिधित्व करे तो क्या अच्छा नहीं रहेगा कि कोई नया व्यक्ति इसका प्रतिनिधि बने। इन शब्दों के साथ उन्होंने हमारे घाव भरने का प्रयास किया, लेकिन इन सब से हमारा मामला खत्म हो जाने के बजाय समुदाय में मेरा काम और बढ़ गया। हमें अब सब कुछ शुरू से तैयार करना था। आपके जोर देने की वजह से समुदाय ने युद्ध में सहायता की थी और आपने इसका परिणाम देख लिया। कुछ लोगों ने मुझे ताना मारते हुए कहा। उनके तानों से बेपरवाह मैंने जवाब दिया, मुझे अपनी सलाह पर कोई पश्चाताप नहीं है। मैं अभी भी यह कहता हूँ कि युद्ध में भाग लेकर हमने अच्छा किया। हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया। हमें अपने श्रम का परिश्रम नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि अच्छे कामों का अंत में अच्छा ही फल मिलता है। इस चलित अतीत को भूल जाते हैं और हमारे सामने जो काम है उसके बारे में सोचते हैं। मैंने आगे कहा, जिस काम के लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था वह अब खत्म हो गया है, लेकिन मेरा मानना है कि मुझे अभी ट्रांसवाल नहीं छोड़ना चाहिए और जहाँ तक हो सके यदि आप मुझे घर जाने के लिए कहेंगे तब भी मैं अपना काम नेटल में करने के बजाय मैं उसे यहीं से करूँगा। अब मैं 1 साल तक वापस भारत जाने के बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन मुझे ट्रांसवाल के उच्च न्यायालय में अपने को नामांकित कराना होगा। मुझे विश्वास है मैं इस नए विभाग को अच्छी तरह से संभाल सकूंगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वे हमारे समुदाय को देश से बाहर भगा देंगे। इसके अलावा वे हमें लूटकर खाली कर देंगे। हर दिन आपको नई तरह से अपमानित किया जाएगा। यह सच है कि मिस्टर चैम्बरलेन ने मुझसे मिलने से मना किया और उस अफसर ने मेरा अपमान किया, लेकिन मेरे समुदाय की बेइज्जती के सामने यह सब कुछ नहीं है। इस प्रकार का स्वामी भक्त कुत्ते का जीवन जीना असंभव है जो वे हमसे करवाना चाहते हैं। इसके बाद हमने अपना काम करना शुरू किया। मैंने प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग के भारतीयों के साथ चर्चा की और फिर जोहान्सबर्ग में ऑफिस खोलने का निर्णय लिया। इसमें संदेह था कि मुझे ट्रांसवाल के उच्च न्यायालय में नामांकित किया जाए या नहीं, लेकिन वहाँ की लॉ सोसाइटी ने कोई विरोध नहीं किया
और कोर्ट ने इजाज़त दे दी। एक अच्छे मोहल्ले में ऑफिस के लिए एक भारतीय को कमरा मिलना मुश्किल था, लेकिन मैं मिस्टर रीच के काफ़ी करीब आ गया था, जो वहाँ एक व्यापारी थे। एक घर के एजेंट जिसे वे जानते थे, उसके द्वारा मुझे शहर के कानूनी इलाके में अच्छे कमरे मिल गए और मैंने वकालत का काम शुरू कर दिया। 4 देखेंगे, त्याग की तीव्र भावना। इससे पहले कि मैं ट्रांसवाल में बसे भारतीयों के संघर्षों और उनके एशिया के विभागीय व्यवहार के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं अपने जीवन के अन्य पक्षों के बारे में बताना चाहूँगा। अभी तक मेरे अंदर मिली जुली इच्छाएं थी। आत्म बलिदान की भावना के साथ मेरे अंदर भविष्य के लिए भी कुछ करने की इच्छा थी। जब मैंने बम्बई में चैम्बर लिया था, तब एक अमेरिकी इंश्योरेंस एजेंट वहाँ आया था। वह एक खुशमिजाज और मीठी भाषा बोलने वाला व्यक्ति था, जैसे कि वह मेरा पुराना दोस्त हो। वह मेरे साथ भविष्य के पारिवारिक कल्याण की बातें किया करता था। आपके स्तर के सभी व्यक्ति अमेरिका में अपने जीवन का बीमा कराते हैं। क्या आपको भी अपना भविष्य के लिए बीमा नहीं कराना चाहिए? जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। अमेरिका में हम बीमा कराना अपना धार्मिक कर्तव्य समझते हैं। क्या मैं आपसे एक छोटी पॉलिसी लेने के लिए जोर नहीं दे सकता? अब तक मैं सभी एजेंटों को जिन्हें मैं दक्षिण अफ्रीका और भारत में मिला था, उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि जीवन का बीमा कराने का अर्थ था डर और ईश्वर पर विश्वास में कमी का होना। लेकिन अब मैं इस अमेरिकी एजेंट की बातों में आ गया था। जब वह तर्क दे रहा था, तब मेरे मन की आंखों के सामने मेरी पत्नी और बच्चों की तस्वीर थी। मनुष्य तुमने तो अपनी पत्नी के सभी गहने बेच दिए। मैंने स्वयं से कहा, यदि तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारी पत्नी और बच्चों को पालने का पूरा बोझ तुम्हारे गरीब भाई पर आ जाएगा, और वह जिसने अभी तक अपने पिता की जिम्मेदारियों को निभाया है और अपने पिता की रिक्त जगह को भरा है, तब तुम्हें कैसा लगेगा? इन तर्कों और विचारों के साथ मैंने स्वयं को 10,000 रुपये का बीमा कराने के लिए मना लिया। लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका में मेरे जीवन में बदलाव आए, तब मेरे सोचने का नज़रिया ही बदल गया। इस समय तक सभी परीक्षण ईश्वर के नाम पर और उसकी सेवा पर किए गए थे। मुझे नहीं पता था कि अब तक मैं दक्षिण अफ्रीका में रहूँगा। मुझे डर था कि शायद मैं भारत कभी वापस नहीं जा सकूँगा। इसीलिए मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को साथ रखने का निर्णय लिया और इतना कमाने के बारे में सोचा जिससे उनका लालन पालन कर सकूं। इस योजना ने मुझे जीवन बीमा कराने पर अफसोस कराया और मुझे उस इंश्योरेंस एजेंट के जाल में फंस जाने पर स्वयं पर शर्मिंदगी हुई। मैंने मन ही मन सोचा कि यदि मेरे बड़े भाई वाकई में मेरे पिता की जगह पर हैं, तब वे मेरी विधवा पत्नी की जिम्मेदारियों को बोझ की तरह नहीं उठाएंगे। यदि ऐसी स्थिति आई तब, और मेरे पास ऐसा कोई सा कारण था कि सोचूं कि मेरी मृत्यु औरों से पहले हो जाएगी। आखिर जीवन बचाने वाला न तो मैं था और न ही मेरा भाई, बल्कि ईश्वर था। अपने जीवन का बीमा कराकर मैंने अपनी पत्नी और बच्चों से उनकी आत्मनिर्भरता को हटा दिया था। उन्हें क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारियों को उठाने दिया जाना चाहिए? दुनिया के असंख्य उन गरीबों के परिवारों को क्यों नहीं मैं भी अपने को उनमें से एक समझता? इस तरह के अनेक विचार मेरे मन में चल रहे थे, लेकिन मैंने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। मुझे याद आया कि दक्षिण अफ्रीका में मैंने बीमे की एक किस्त दे दी थी।
मेरे चारों तरफ की परिस्थितियां भी मेरे इन विचारों का समर्थन कर रही थी। मेरी पहली दक्षिण यात्रा में यह ईसाई प्रभाव प्रभाव था जिसने मेरे अंदर धार्मिक भावना बनाई थी। अब यह ब्रह्म विद्या या थियोसॉफिकल प्रथा था जो मेरे अंदर और शक्ति भर रहा था। मिस्टर रिच थियोसॉफिस्ट ब्रह्मवादी थे। उन्होंने जोहान्सबर्ग में थियोसॉफिस्ट सोसाइटी से मेरा परिचय करवाया था। मैं कभी उसका सदस्य नहीं बना, लेकिन मेरा इसके ज़्यादातर सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बन गया था। मैं उनके साथ हर दिन धार्मिक विषयों पर चर्चा करता। वहाँ वे थियोसॉफिकल पुस्तकों को पढ़ते और कभी-कभी मुझे भी उनकी सभाओं को संबोधित करने का अवसर मिलता। थियोसॉफिकल का ब्रह्मवाद की खासियत है कि वे भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। हम इस विषय पर काफ़ी बहस करते थे और मैं उन सदस्यों की आलोचना करता जिनका चरित्र उस आदर्श से मेल नहीं खाता था। इस तरह की आलोचना मेरे ऊपर भी प्रभाव डालती थी। मैं भी आत्मनिरीक्षण करने लगता था। 5 नंबर देखेंगे, आत्मनिरीक्षण का परिणाम। जब सन 1893 में मैंने क्रिश्चियन मित्रों के संपर्क में आया, तब मैं केवल एक नौसिखिया था। उन्होंने मुझे प्रभावित करने की और मुझे यीशु के संदेश को स्वीकार करने की बहुत कोशिश की। मैं एक विनम्र और आदर देने वाला श्रोता था जिसने अपना दिमाग खुला रखा था। उस समय मैंने हिंदू धर्म को बहुत ध्यान और अपनी योग्यता के अनुसार पढ़ा था और अन्य धर्मों को भी समझने की कोशिश की थी। सन 1903 में स्थिति बहुत कुछ बदल गई थी। मेरे थियोसॉफिस्ट मित्र मुझे अपनी सोसाइटी में लाना चाहते थे, लेकिन साथ ही वे मुझसे मेरे हिंदू धर्म को भी समझना चाहते थे। थियोसॉफिकल साहित्य हिंदू प्रभाव से भरा है, इसीलिए इन मित्रों को लगा और वे अपेक्षा करते थे कि मैं उनकी मदद करूं। मैंने उन्हें समझाया कि मेरा संस्कृत ज्ञान अधूरा है और मैं उसे ठीक से नहीं जानता और मैंने हिंदू शास्त्र मूल भाषा में नहीं पढ़े थे। जो अनुवाद मैंने पढ़ा वह भी मेरी ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन संस्कार, पूर्व जन्म की वजह से उत्पन्न प्रवृत्तियाँ और पुनर्जन्म विबर्थ पर विश्वास करने वालों ने सोचा कि शायद मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। इसीलिए मैं वहां उन मछली रूपी मनुष्यों के बीच उनका ट्राइटन भगवान था। मैंने विवेकानंद की राजयोग को अपने कुछ थियोसॉफिस्ट मित्रों के साथ पढ़ना शुरू किया और अन्य दोस्तों के साथ M.N. त्रिवेदी के राजयोग को। मुझे अपने एक मित्र के साथ पतंजलि के योग सूत्रों और कुछ के साथ भगवद गीता को भी पढ़ना पड़ा। हमने एक तरह का क्लब बना लिया था जहां हम नियमित रूप से पढ़ते थे। मुझे पहले से ही गीता पर विश्वास था, जिसके प्रति मेरा काफ़ी सम्मोहन था। अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसको और गूढ़ता से समझना चाहिए। मेरे पास 1 या 2 अनुवाद थे जिसके माध्यम से मैंने मूल संस्कृत को समझने की कोशिश की। मैंने रोज़ 1 या 2 श्लोकों को कंठस्थ करने की कोशिश की। इसके लिए मैंने अपना दैनिक निवृत्ति का समय चुना। इस कार्य में मुझे 35 मिनट लगते थे, 15 मिनट टूथ ब्रश करने में और 20 मिनट स्नान करने में। पहले कार्य को मैं पाश्चात्य शैली में खड़े होकर करता था, इसीलिए सामने की दीवार पर कागज को चिपकाया जिस पर गीता के श्लोक लिखे होते और उनकी तरफ कभी-कभी देखते हुए उन्हें याद करने की कोशिश करता। यह समय रोज कुछ याद करने के लिए काफ़ी होता और याद किए हुए
को दोहराने के लिए भी था। इस प्रकार मुझे याद है मैंने 13 अध्यायों को याद किया था, लेकिन गीता को याद करने के समय के स्थान पर मुझे अन्य कार्यों को समय देना था और सत्याग्रह की स्थापना स्थापना और उसकी कार्यशैली ने मेरे सोचने का पूरा समय ले लिया था और अब भी यही कर रहा हूँ। गीता को पढ़ने पर मेरे दोस्तों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा यह तो केवल वे ही बता सकते हैं, लेकिन मेरे लिए गीता मेरे आचार व्यवहार का अचूक मार्गदर्शक और मेरे रोज के लिए एक संदर्भ बन गई थी। जिस प्रकार मैं अंग्रेजी शब्दों का अर्थ न समझ पाने पर उसका हल पाने के लिए अंग्रेजी शब्दावली की मदद लेता हूँ, उसी प्रकार मैं इस आचार व्यवहार और अपनी सभी कठिनाइयों और परीक्षाओं के तुरंत हल के लिए गीता को देखता हूँ। अपरिग्रह, संपत्तिहीन, गैर संपत्ति और समभाव, एकरूपता, एक रसता जैसे शब्दों ने मुझे बांध लिया। एकरूपता को कैसे बनाया और सहेजा जाए। प्रश्न यह था कैसे अपमान करने वाले ढीठ और भ्रष्ट अधिकारियों सह कार्यकर्ताओं जो अर्थहीन आपत्तियों को उठा रहे थे और वे पुरुष जिनका व्यवहार मेरे साथ हमेशा अच्छा रहा, उनके साथ एक सा व्यवहार कैसे किया जाए। कैसे कोई स्वयं को सब चीज़ों से मुक्त कर सकता है। क्या मानव शरीर स्वयं में एक संपत्ति के रूप में काफ़ी नहीं है। क्या पत्नी और बच्चे संपत्ति हैं। क्या मुझे अलमारी में रखी अपनी सभी पुस्तकों को नष्ट कर देना चाहिए। क्या उनका अनुसरण करने के लिए मुझे सब कुछ का त्याग करना पड़ेगा। मेरे कानून की पढ़ाई ने मेरी सहायता की। स्नेल के निष्पक्षता के सिद्धांत पर हुई चर्चा मुझे याद आई। मैं उसे गीता के ज्ञान की रोशनी में उस ट्रस्टी शब्द के प्रभाव को और अच्छी तरह से समझ गया। धर्मशास्त्र अथवा न्याय शास्त्र के प्रति मेरा आदर बढ़ गया। मैंने इसे धर्म में भी पाया। मैंने गीता की गैर संपत्ति की शिक्षा के अर्थ को समझा यानी वह मनुष्य जो त्यागने की भावना रखता है वह एक ट्रस्टी की तरह है, जिसका यद्यपि वस्तुओं पर ज़्यादा नियंत्रण है, लेकिन वह उसके एक अंश को भी अपना नहीं सकता है। यह एक दिन के प्रकाश की तरह मेरी समझ में आ गया कि गैर संपत्ति और एकरूपता एक हृदय परिवर्तन या देखने के नज़रिए में बदलाव लाना है। फिर मैंने रेवा शंकर भाई को अपनी बीमा पॉलिसी को निरस्त करने के लिए कहा और जो कुछ वापस मिल सकता था उसे लेने के लिए कहा, नहीं तो उस राशि को सभी रिश्तों को देय की तरह और ख़त्म माना जाना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि ईश्वर जिसने मेरी पत्नी और बच्चों के साथ ही मुझे भी बनाया है वही उन्हें संभालेगा। मैंने अपने भाई को जो मेरे पिता समान थे लिखा कि मैंने अब तक जो संचित किया है उसे उन्हें दे दिया है, लेकिन आज के बाद से आप मुझसे किसी भी चीज़ की अपेक्षा न रखें और मैं भविष्य में अपनी संचित राशि को समुदाय के कल्याण में खर्च करूंगा। मैं इसे अपने भाई को आसानी से नहीं समझा पाया। उन्होंने कड़े शब्दों में उनके प्रति कर्तव्यों के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, मुझे स्वयं को अपने पिता से भी ज़्यादा बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए और परिवार की सहायता उसी तरह करनी चाहिए जैसे उन्होंने की। मैंने कहा कि मैंने वैसा ही किया जैसा हमारे पिता ने किया था। परिवार शब्द के अर्थ को थोड़ा और बृहद करने की आवश्यकता है, तभी आपको मेरे इस कदम को उठाने की बुद्धिमत्ता समझ में आएगी। मेरे भाई ने मुझसे हार मान ली और मेरे साथ सभी प्रकार की बातचीत और संपर्क बंद कर दिए। मैं बहुत व्यथित था,
लेकिन अपने कर्तव्यों की आहुति देना और ज़्यादा संतप्त करने वाला था। लेकिन इसने मेरी उनके प्रति भक्ति कम नहीं की, जो हमेशा सच्ची और इतनी ही महान रही। उनका मेरे प्रति प्यार ही सब दुखों की जड़ था। वे मुझसे उतने ज़्यादा धन की अपेक्षा नहीं रखते थे जितना यह कि मेरा व्यवहार परिवार के प्रति अच्छा रहना चाहिए। जब वे मृत्यु के करीब थे तब उन्होंने अनुभव किया कि मेरा निर्णय सही था। उन्होंने मुझे एक बहुत ही करुणा भरा पत्र लिखा और मुझसे क्षमा मांगी। उसी प्रकार जैसे एक पिता पुत्र से मांगता है, और मुझे अपने पुत्रों की देखभाल करने का आदेश दिया और कहा कि जैसा मैं उचित समझूं उसी तरह से उनका लालन पालन करूं, और मुझसे मिलने की आकुलता जताई। मेरे भाई ने तार भेजा कि वे मुझसे मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका आना चाहते हैं। मैंने भी उन्हें दक्षिण अफ्रीका आने के लिए कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इससे पहले कि वे दक्षिण अफ्रीका आते, उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्रों का लालन पालन पुराने तरीकों से किया गया था। वे अपनी जीवन शैली नहीं बदल सकते थे। मैं उनके अपनी ओर खींची नहीं जा पाया। यह उनकी गलती नहीं थी। कौन उससे ज़्यादा कह सकता है जिसकी अपनी मर्जी की विचारधारा है? कौन उस छाप को मिटा सकता है जिसमें उसका जन्म हुआ है? किसी के बच्चों और उनकी परवरिश से क्या अपेक्षा रखनी होगी, जो उसी तरह चलेंगे जैसा उसका विकास हुआ है। यह उदाहरण बताता है कि एक अभिभावक की तरह उसकी कितनी भयंकर जिम्मेदारी है। 6वां नंबर देखेंगे, शाकाहार सिद्धांत के लिए बलिदान। जैसे जैसे सादा जीवन और त्याग या बलिदान में मेरा अनुभव बढ़ रहा था और मेरे नित्य जीवन में धार्मिक जागरूकता तेजी से बढ़ रही थी, मेरे शाकाहारी जीवन का ध्येय भी बढ़ता जा रहा था। मेरा एक ही तरीका था अपने मिशन कार्यों को करने का। वह था अपने निजी उदाहरण और ज्ञान पाने के लिए खोजशास्त्रियों के साथ चर्चा करना। जोहान्सबर्ग में एक शाकाहारी रेस्तरां था जिसे एक जर्मन चला रहा था और उसका कोहने की जल उपचार प्रक्रिया पर विश्वास था। मैं स्वयं उसके रेस्ते गया और अपने अंग्रेज दोस्तों को वहां ले जाकर उसकी सहायता की, लेकिन वह ज़्यादा दिन नहीं चला क्योंकि मैंने देखा कि वह हमेशा ही आर्थिक कठिनाइयों से घिरा रहता। मैंने जितना हो सकता था उसकी मदद की, यहाँ तक कि मैंने उसे कुछ धन भी दिया, लेकिन आखिर में उसको रेस्तरां बंद करना पड़ा। ज़्यादातर थियोसॉफिस्ट शाकाहारी होते हैं, और एक उद्यमी महिला जो उसी सोसाइटी की सदस्य थी, उसने बड़े स्तर पर शाकाहारी रेस्तरां खोला। वह कला की शौकीन थी, लेकिन बहुत खर्चीली और हिसाब किताब में एकदम अनजान थी। उसने एक छोटे रेस्तरां से शुरू किया, फिर उस उद्यमी को बढ़ाने के लिए कुछ और कमरे ले लिए और उसने इसमें मेरी सहायता मांगी। मुझे उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि उसे खर्च का अनुमान होगा और मैं उसकी सहायता कर सकता था। मेरे मुवक्किल मेरे पास काफ़ी धन जमा कर रहे थे। उनमें से एक मुवक्किल की इजाज़त मिलने पर मैंने उनके धन में से 1000 पाउंड उस महिला को दे दिए। मेरा वह मुवक्किल उदार हृदय का था और उसका मुझ पर अटूट विश्वास था। वह मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका एक अनुबंधित मजदूर की तरह आया था। उसने मुझसे कहा कि आप जितना धन देना चाहते हैं दे दीजिए, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है, मैं केवल आपको जानता हूँ। उसका नाम बद्री था। उसके बाद उसने बाद में सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
जेल भी गया। इसीलिए यह सोचकर कि उसने अनुमति दे दी है, उस धन को मैंने उस महिला को तो दे दिया। 2-3 महीने में ही मुझे पता चला कि मुझे वह पैसा वापस नहीं मिल पाएगा। मैं इतना बड़ा घाटा सह नहीं कर सकता था। मैं नीचों कितनी और चीज़ों पर उस धन को त्याग सकता था। उस कर्जे को अभी वापस नहीं किया गया, लेकिन मैं उस विश्वसनीय बद्री को कैसे सहने देता, यह केवल मुझे जानना था। और मैंने उसका अच्छा खासा नुकसान करवाया था। एक मुवक्किल जो मेरा मित्र भी था, उसे मैंने इस लेन देन के बारे में बताया। उसने मुझे मेरी गलती पर मीठी फटकार लगाते हुए कहा, भाई, सौभाग्य से उस समय तक मैं महात्मा या बापू पिता नहीं बना था। मित्र मुझे प्यार से भाई कहकर बुलाते थे। उसने कहा, यह तुम्हारे करने के लिए नहीं था। हम तुम पर कितनी चीज़ों के लिए निर्भर करते हैं। तुम्हें यह धन राशि वापस नहीं मिलेगी और मुझे पता है तुम बद्री को यह दुख नहीं दोगे और अपनी जेब से उसकी भरपाई करोगे। लेकिन यदि तुम इस तरह सुधार योजनाओं को अपने मुवक्किलों के धन से चलाओगे तो वे बेचारे बर्बाद हो जाएंगे और तुम शीघ्र ही भिखारी हो जाओगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम हमारे ट्रस्टी हो। यदि तुम भिखारी हो गए तो हमारा सार्वजनिक कार्य वहीं रुक जाएगा। वह मित्र जिसका मैं आभारी हूँ अभी भी जीवित है। अभी तक मैंने उस जैसे सच्चे व्यक्ति से नहीं मिला हूँ, और न दक्षिण अफ्रीका में या कहीं और। जब उसे लोगों पर बेवजह संदेह करने का एहसास हुआ, तब अपने आप को शुद्ध करने के लिए मैंने उसे लोगों से क्षमा मांगते हुए देखा। मैंने देखा कि उसने मुझे चेतावनी दी थी। यद्यपि मैंने बद्री के नुकसान को पूरा कर दिया था, मुझे इस तरह के नुकसान को नहीं सहना चाहिए था और इस प्रकार के कर्जे से दूर रहना चाहिए था। यह चीज़ फिर मैंने अपने जीवन में नहीं किया और इससे मैं हमेशा घृणा करता हूँ। मैंने देखा कि मनुष्य के अंदर कितना भी उत्साह क्यों न हो, उसे अपनी सीमाएं नहीं लांघनी चाहिए। मैंने अनुभव किया कि इस प्रकार ट्रस्ट के धन को उधार में देकर मैंने गीता की पवित्र शिक्षा का उल्लंघन किया था। यानी मनुष्य का कर्तव्य है कि किसी भी कार्य को बिना किसी इच्छा के बराबर और एक समान रूप से करें। यह गलती मेरे लिए चेतावनी की एक मिसाल बन गई। शाकाहार के सिद्धांत की वेदी पर मेरा बलिदान न तो जानबूझकर किया गया था और न ही मैंने उसकी अपेक्षा की थी। यह आवश्यकता के अनुसार गुण की वजह से हुआ था। 7 नंबर देखेंगे, मिट्टी और जल उपचार के प्रयोग। मेरे जीवन में सादगी के प्रति बढ़ते प्रयोगों ने दवाइयों के प्रति मेरी अनिच्छा को बढ़ा दिया था। डरबन में वकालत करते समय कुछ समय तक मैं कमज़ोर गठिया रोग और सूजन से पीड़ित था। डॉक्टर पीजी मेहता जो मुझे देखने आए थे, उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और मैं ठीक हो गया। उसके बाद जब तक मैं वापस भारत नहीं लौटा, इस रोग ने मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन मुझे अक्सर कब्ज और सिरदर्द की शिकायत रहती थी। जब मैं जोहान्सबर्ग में था, तब मैं अक्सर जुलाब और नियमित भोजन के द्वारा स्वयं को स्वस्थ रखता था, लेकिन स्वयं को मैं अच्छे स्वास्थ्य वाला नहीं कह सकता था। मैं अक्सर सोचता रहता कि कब मुझे इस जुलाब वाली दवाइयों से छुटकारा मिलेगी। इसी समय मैंने नो ब्रेकफास्ट एसोसिएशन, कोई नाश्ता नहीं एसोसिएशन
संगीत बनाए जाने के बारे में पढ़ा। इसके संयोजकों का कहना था कि अंग्रेज अक्सर ज़्यादा और लगातार खाते रहते हैं, उनके डॉक्टरों के बिल ज़्यादा होते हैं और क्योंकि वे काफ़ी देर रात तक खाते रहते हैं, इसीलिए कम से कम उन्हें अपना नाश्ता छोड़ देना चाहिए यदि वे अपने स्वास्थ्य को सुधारना चाहते हैं। यद्यपि मेरे संदर्भ में इन सब चीज़ों को नहीं कहा जा सकता था, मुझे लगा यह तर्क थोड़ा बहुत मेरे ऊपर भी लागू होता था। मैं हर दिन 3 बार खाना खाता था और दोपहर में 1 बार चाय पीता था। मैं कम मात्रा में भोजन नहीं करता था और जितने ज़्यादा व्यंजन आहार के और बिना मसाले के हो सकते थे उन्हें खाना पसंद करता था। मैं सुबह 5-6 बजे से पहले शायद ही उठता था। शायद मुझे सिरदर्द से छुटकारा मिल जाए यदि मैं सुबह का नाश्ता करना छोड़ दूं। इसीलिए मैंने कुछ दिनों तक यह प्रयोग किया। इसे करना अत्यंत कठिन था, लेकिन ऐसा करने से मेरा सिर दर्द चला गया। इसने मुझे यह स्वीकार करने पर मजबूर किया कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा था, लेकिन इस परिवर्तन से मुझे अपच यानी कब्ज से छुटकारा नहीं मिला। मैंने कोहने के कूल्हों के स्नान कराने का प्रयत्न किया, जिसने मुझे थोड़ी राहत दी, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं किया। इस बीच एक जर्मन व्यक्ति, जिसका एक शाकाहारी रिश्ता था, और किसी अन्य मित्र ने जिसका नाम मुझे याद नहीं है, मुझे रिटर्न टू नेचर पुस्तक दी। इस पुस्तक में मैंने मिट्टी के उपचार के बारे में पढ़ा। लेखक ने ताज़े फलों और मेवों के आहार को मनुष्य का प्राकृतिक आहार कहा। मैंने केवल फलों का भोजन तो नहीं किया, लेकिन मिट्टी का उपचार शुरू कर दिया और इसके मुझे आश्चर्यजनक परिणाम मिले। इस उपचार में साफ गीली मिट्टी की पट्टी बनाकर अपने पेट में पुतली बनाकर रखता था। मैं इसे रात में सोते समय या सुबह रखता। जब भी मैं उठता, यह एक पूर्ण उपचार था। इसके बाद से इस उपचार को मैंने स्वयं पर और अपने मित्रों पर किया, तो मुझे इसे करने पर कभी अफसोस नहीं हुआ। भारत में इस प्रयोग को उस विश्वास के साथ नहीं कर पाया। मैंने कभी एक जगह पर ठीक से नहीं रह पाया जिससे इस प्रयोग को कर सकता, लेकिन मेरा मिट्टी, पृथ्वी तत्व और जल उपचार पर पहले जैसा विश्वास कायम है। आज भी मैं स्वयं पर मिट्टी के उपचार को कभी कभी करता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर इसकी सिफारिश अपने सहकर्मियों को भी करता हूँ। यद्यपि मेरे जीवन में मुझे 2 घातक रोग हुए थे, मेरा विश्वास है कि मनुष्य को दवाइयाँ लेने की बहुत कम ज़रूरत है। 1000 में से 999 मामलों या बीमारियों को एक नियमित और नियंत्रित आहार, जल और मिट्टी के उपचार और इसी प्रकार के घरेलू उपचारों द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो दौड़कर डॉक्टर, वैद्य या हकीम के पास छोटी से छोटी बीमारी पर जाता है और उनके अनेक प्रकार की सब्जियां और खनिज से बनी दवाइयों को निगलता है, जब वह न केवल अपने जीवन को कम करता है बल्कि उसका मालिक बनने के अपने शरीर का गुलाम हो जाता है और अपना आत्म संयम खोकर एक आदमी नहीं रह पाता। किसी भी इन अवलोकनों को या टिप्पणियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें बीमारी की अवस्था में लिखा गया है। मैं अपनी बीमारी की वजह जानता हूँ और मुझे इस बात का पूरा ज्ञान है कि इसके होने की वजह से मैं हूँ, और क्योंकि मैं इन दोषों से परिचित हूँ, मैंने धैर्य नहीं खोया है।
वास्तव में मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा पाठ सफलतापूर्वक पढ़ाया और मुझे उन दवाइयों को लेने के मोह से बचाया। मैं जानता हूँ कि मेरी जिद डॉक्टरों को परेशान करती है, लेकिन वे मुझे सहन करते हैं और हिम्मत नहीं हारते। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मुझे अपने विषय से दूर नहीं जाना चाहिए। मैं अपने पाठकों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ जो जस्ट की पुस्तक को केवल एक अध्याय की वजह से खरीदेंगे। उन्हें इस पुस्तक में लिखी हर बात को सच की तरह नहीं समझना चाहिए। लेखक हमेशा किसी मामले के किसी पक्ष को बताता है, जबकि हर मामले को कम से कम 7 दृष्टिकोण से देखना चाहिए, जो शायद अपने में सही हो, लेकिन एक ही समय और एक ही तरह की परिस्थितियों में सही नहीं बैठते हो। और फिर बहुत सी पुस्तकें ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने नाम और ख्याति के लिए भी लिखी जाती है। इसीलिए वे लोग जो इस तरह की पुस्तकों को पढ़ते हैं उन्हें इसे विवेक और सूझबूझ के साथ पढ़ना चाहिए। इससे पहले कि वे इन प्रयोगों को करें, उन्हें किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए या उस पुस्तक को अच्छी तरह और पूरा पढ़ना चाहिए, तब ही उसे आजमाना चाहिए। इस वीडियो में 7 तक देख लिए। अगला वीडियो 8 से देखेंगे। वीडियो देखने के लिए